आज के हमारे गेस्ट हैं एक वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड रेटिना एंड आई सर्जन डॉक्टर शोभना मांगी. She has more than 20 years of experience in advanced ophthalmic care and surgeries, and she is currently practicing at Shivam Retina Clinic in Surat. Today's episode is all about eye health. आज हम डिस्कस करेंगे क्या ब्लू रे या यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस एक्चुअल में यूजफुल होते हैं. हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी यूज्ड इन आई ट्रीटमेंट. ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज में से क्या ज्यादा सेफ होता है. क्या लेजिक सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव है. और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और एक मच नीडेड मिथ बस्टिंग राउंड. थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट. आई होप हमारा कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत लोगों को आई के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सके. ओके मैम, आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम सबका बढ़ा हुआ है, तो एक्चुअल में डिजिटल आई स्ट्रेन होता क्या है? डिजिटल आई स्ट्रेन यानी कि जब तुम लंबे टाइम तक कोई भी स्क्रीन देखते हो उसके बाद तुम्हारी आंखों में सूजन आ जाना, पानी गिरना, लाल हो जाना, थोड़ा आंखों में पेन होना, ये सब डिजिटल आई स्ट्रेन होता है. अब ये सिंपल मैं आपको समझाऊं कि ये दिस इज़ माय रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द हैंड. नॉर्मली हमारा हैंड घंटों तक ऐसा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि मैं 10 मिनट भी ऐसा रखूं तो मैं कितनी देर रखूंगी, 10 मिनट के बाद तो वो पेन करवाना चालू हो जाएगा और मेरे को धीरे से नीचे रखना है. सो आवर आईज आर मेड फॉर द डिस्टेंस विजन. जब बहुत दूर हम देखते हैं, नेचर में जाते हैं, तो हमारा आई के सारे ऑक्यूलर मसल्स एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं. सो दैट इज द रेस्टिंग कंडीशन फॉर आवर आई. बट जब हम नज़दीक का देखते हैं तो ऑल आवर आई मसल हैज़ टू वर्क टुगेदर टू फोकस फॉर द नियर विजन. तो जब हम लोग नज़दीक का स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी काम करते हैं तो सारे मसल्स को कंटिन्यूस काम करना पड़ता है. अब जब हमारा हाथ 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकता तो यानी हमारी आइज़ भी कैसे 15-20 मिनट से ज़्यादा काम करेगी, फिर वो पेन करने लगती है. फिर लंबे टाइम तक आप देखते रहते हो, वो सारे सिम्टम्स इग्नोर करते हो, तो फिर उसमें लाल होना, पानी गिरना, दर्द होना, ये चालू हो जाता है. और ज़्यादा हम लोग बहुत नज़दीक का देखते हैं तो हमारी नॉर्मल आई में ब्लिंकिंग होती है अराउंड 13 से 18 टाइम्स पर मिनट. बट जब कोई चीज़ हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली नज़दीक का देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाता है. एक हमारी आँख के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि जब ब्लिंक करते हैं तो टीयर फिल्म पूरे आई के ऊपर कवर हो जाती है और उससे हम लोग आई को लुब्रिकेशन मिलता है. जब हम फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो लुब्रिकेशन कम होता है, जिससे हमारी आँख में से पानी गिरना और लाल हो जाना कॉमन हो जाता है. तो ये सब सिम्टम्स जब इकट्ठे होते हैं तो उसको डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं. बट इससे कैसे छुटकारा ले सकते हैं? सिंपल, कम करिए मोबाइल यूज़ करना, स्क्रीन टाइम कम करो और राइटफुली यूज़ करो. राइटफुली यूज़ इन द सेंस कि आज की हमारी जनरेशन, द लिविंग, द आवर वर्किंग इज़ एवरीथिंग हमारे स्क्रीन के आसपास है. तो हम एकदम से उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको राइटली यूज़ कर सकते हैं. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बीच बीच में ब्रेक लें, उसके यूज़ कम करें, उसको इस तरह से लेवल पे रखें कि हमारी आई को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़े. आपका मोबाइल और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो कंट्रास्ट होता है लाइट का, वो बहुत ज़्यादा नहीं रखें. अच्छा, मतलब अंधेरे में यूज़ नहीं करना चाहिए. अंधेरे में यूज़ नहीं करना चाहिए. सो योर एम्बियंट लाइट एंड द स्क्रीन लाइट शुड बी पैरेलल. सो रात को कर रहे हैं तो नाइट विजन में मोड में यूज़ करिए. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. ब्लू रे ग्लासेस बहुत ट्रेंड में है, उससे फर्क पड़ता है? आई थिंक इट इज़ ऑल गिमिक, क्योंकि बहुत इतने सारे लिटरेचर्स अवेलेबल हैं कि नॉर्मल जो हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स में से जो ब्लू रेज निकलता है वो इतना निग्लिजिबल है, उससे कहीं ज़्यादा नॉर्मल लाइट में यूज़ सनलाइट में होता है. अच्छा, तो उसको स्टॉप करने से कोई मतलब नहीं है. इट इज़ ऑल गिमिक. देयर इज़ नो नीड फॉर दिस फिल्टर. मतलब वो ग्लासेस नहीं लोगे तो भी चलेगा तुम? It is a filter which is added to your glasses. It is not required. It doesn't give you any extra protection from the eye. ओके, अगर स्क्रीन टाइम कम करना मुश्किल हो तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये एक्सक्यूज मैं हर रोज सुनती हूँ अपने अपने ओपीडी में कि मैम पूरे दिन स्क्रीन पे काम करता है. जैसे मैं अभी बता रही थी, इसमें 2-3 चीज़ कर सकते हैं कि जब आप स्क्रीन यूज़ करना शुरू करो, एक टाइमर यूज़ रख दो 20 मिनट्स का, कि एवरी 20 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक फॉर 20 seconds एंड सी अ 20 feet अवे. So just get up, move, go to the see extreme, you see outside your window,
for 20 feet apart. So that gives you all your eyes muscles are relaxed and they are ready for another spell of your work. सेकेंडली जैसे मैं पहले बोल रही थी कि आई लेवल से थोड़ा सा नीचे तुम्हारा स्क्रीन होना चाहिए, तुम्हारी सिटिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, जो तुम्हारा लाइट कंट्रास्ट है वो कम करिए। और वैसे भी अभी हम लोग कितने सारे उसमें सुनते हैं कि 20 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे बैठना वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा है। सो गेट अप, टेक अ ब्रेक, दिस विल गिव यू अ रिवाइव ऑफ इट। एंड सेकेंडली हम लोग काम से ज़्यादा है ना, काम में तो हम लोग कैसा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कंटिन्यूसली कोई स्क्रीन की तरफ देखने की तो ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू लिसन टू मी, यू डोंट हैव टू सी मी। सो जब ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि जब आपको स्क्रीन पे देखना है, सुनना है, तो मूव योर आइज अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन कब हुक करके देखना पड़ता है, जब यू आर गेमिंग के टाइम के कुछ खेल रहे हो, कुछ सीरीज देख रहे हो, तब यू आर हुक टू इट। सो रिड्यूस दैट सोशल मीडिया and extra time other than your work which you are using on the mobile. नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, बार बार स्क्रीन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं रिड्यूस हो रहा तो फिर ब्रेक ले लेके देख। नहीं रिड्यूस हो रहा है तो ब्रेक हो के देखिए। बच्चों में मायोपिया की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या है एग्जैक्टली? देखो है ना, दो तरह के मायोपिया होते हैं। एक तो होता है हेरिडिटरी मायोपिया, एक होता है एक्वायर्ड मायोपिया। हेरिडिटरी मायोपिया यानी क्या कि मेरे पेरेंट्स को मायोपिया है तो मुझे आने के चांसेस हैं, तो दैट इज अ हेरिडिटरी मायोपिया, जेनेटिक्स। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन एक्वायर्ड मायोपिया यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक का काम करने से तो जो मायोपिया आता है उसको एक्वायर्ड मायोपिया कुछ बहुत सारी वजह से होता है। लो बर्थ वेट की वजह से होता है, तुम्हारा यानी तुम्हारा न्यूट्रिशन ठीक नहीं हो उसकी वजह से हो सकता है, तो दैट इज ऑल एक्वायर्ड मायोपिया। सो एक्वायर्ड मायोपिया में there are a lot of things which we can avoid to increase it. तो सबसे ज़्यादा स्क्रीन कम करो, नज़दीक का देखना कम करो। आउटडोर एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम बाहर खेलते हो एक तो तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, सेकेंडली यू गेट एक्सपोजर टू सन। सो विटामिन D3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप दिस मायोपिया। एंड वंस यू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, तुम्हारा ऐसे यानी बाहर जाते हो तो ऐसे स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। तो दिस ऑल फैक्टर्स एड अप टू द मायोपिया। और सब ने इतने सारे स्टडीज़ और हमारे भी सबके ऑब्जर्वेशन है कि कोरोना के बाद इसीलिए जैसे मायोपिया में सडनली बहुत राइज हो गया है। लोग घर में बैठना चालू कर दिए हैं पहले से कहीं ज़्यादा। पहले जो प्रायोरिटी आउटसाइड होती थी वो अब इनसाइड है। जो लोग बच्चे मिलते हैं तो भी ज़्यादा अपने अपने मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। तो विटामिन D3 से बेटर हो सकता है अगर वो टेबलेट्स। विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल आई फंक्शनिंग। नॉर्मल विटामिन D3 मायोपिया को भी रोकता है, इसीलिए हमारा सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जब तुम अंदर रहते हो सनलाइट ही नहीं दिखता तो कहाँ से विटामिन D3 मिलता? सप्लीमेंट्स लेने से काम हो जाएगा। इसलिए यू शुड टेक अ सप्लीमेंट्स। एक्चुअली बच्चों को लेना चाहिए एवरी 3 months 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक विटामिन D3 ले लेना चाहिए इफ योर लेवल्स आर लो देन रिक्वायर्ड। पेरेंट्स क्या स्टेप ले सकते हैं जो बच्चों की आंखें थोड़ी ठीक रहें? पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सब बच्चे हैं ना पेरेंट्स में ही सीखते हैं। बच्चे पेरेंट्स की परछाई होते हैं। यदि आप घर पे आके कंटिन्यूअस मोबाइल देख रहे हैं, बैठ के रील देख रहे हैं, रात को ये सीरीज देख रहे हैं और आपके बच्चों को बोलो कि आप मोबाइल नहीं देखो, तो वो तो कभी आपको बिलीव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप भी ऐसा कोई लाइफस्टाइल यू शुड आल्सो गो इन सच अ लाइफस्टाइल दैट बच्चे आपको फॉलो करें। सो तुम यदि घर पे आते हो, गिव देम अ गुड क्वालिटी टाइम। ऐसा कुछ फैमिली टाइम बनाओ कि जिस वक्त किसी के पास भी मोबाइल नहीं हो। तुम यदि रहोगे तो फिर बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग बहुत सारे आजकल है ना तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। सो पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं होता। जैसे मदर अकेली घर का काम कर रही है, जो यूजुअली जो हम लोग देखते हैं, तो उनका बच्चा होता है 1.5-2 साल का, वो पूरे दिन उनके तंग करता रहता है, तो वो क्या करेगी सिंपली कि वो फोन दे देगी कि आप देख लो मेरे को भी शांति आपको भी शांति। दैट सो वो एक शॉर्टकट है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देन दे विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट मोबाइल। एंड वहीं से फिर वो
लंबा चालू होता है। फादर घर पे आते हैं एंड देन वो उनको यूँ लगता है कि मैंने पूरे दिन बहुत काम किया, अभी तो घर पे आके मुझे रिलैक्सली कुछ देखना है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि द चाइल्ड इज़ ऑल्सो अलोन इतने टाइम तक घर पे, उनको भी तो उनका टाइम चाहिए। सो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेरेंट्स साइड ऑफ यू, एंड पेरेंट्स कैन गिव सम इंसेंटिव्स, जैसे बता सकते हैं कि आप इतना मोबाइल नहीं यूज़ करोगे तो हम आपको इस तरह से हम आपको ये चीज़ ला के देंगे, वो चीज़ ला के देंगे। लेट देम गो इनटू सम क्रिएटिव काइंड ऑफ समथिंग अदर देन मोबाइल व्हिच इज़ कोई दूसरे स्पोर्ट्स में और उसमें इन्वॉल्व करें। तो आई थिंक पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दिस। जैसे आपने आउटडोर एक्टिविटी की बात की, आउटडोर एक्टिविटी से स्लो ही होता है जो इश्यूज हैं, या कई हद तक रुक भी जाते हैं? आई डोंट, जैसे कोई भी मायोपिया हम लोग स्लो करने की बातें करते हैं, प्रिवेंशन डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन हमारा मेनली पर्पस होता है कि जो स्पीड में बढ़ रहा है उसको करें। जो बच्चे मायोपिक जो जो इनको नंबर नहीं आने वाले, एटलीस्ट उनको तो नंबर ना आए। तो ज़्यादातर आप कंटिन्यूस काम करते रहोगे तो जो नहीं आने वाले नॉर्मल लोगों में उसको भी आएंगे। तो आउटडोर एक्टिविटीज डेफिनेटली वर्क्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन। कोई और डिजीज है जो अभी फैल रही है जिसका चांस है कि स्प्रेड होने का? देखो, कोई भी नई डिजीज़ नहीं आती है क्योंकि इतने सालों से हम लोग यानी आँख के ऊपर सारे रिसर्च हो जाते हैं। लेकिन है ना, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जो पहले कम डिटेक्ट होती थी, अब ज़्यादा डिटेक्ट होती हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई होती है, नई पेशेंट के फॉलोअप, अवेयरनेस सब बढ़ जाते हैं। तो पहले जो इतना नहीं पता चलता था, अभी नहीं आई। लाइफस्टाइल डिजीजेस जो पहले नहीं हुआ करती थी, बहुत कम होती है, अब उसके बहुत बढ़ गए हैं चांसेस, तो वो डेफिनेटली आई में रिफ्लेक्ट होता है। तो डायबिटिक की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो भी आँख बहुत हाई राइज पे हैं। मायोपिया वैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। देन देयर इज समथिंग कीकी की एक प्रॉब्लम होती है, एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें है ना कीकी आँख की कॉर्निया पतली हो जाती है। वो भी बिकॉज ऑफ डिजिटल हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होता है तो आँख मसलते रहते हैं, उनका आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गया है, इसकी वजह से भी है ना वो एक चीज़ है जो भी राइज पे है। एंड सेकेंडली अभी आजकल बहुत सारे बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं क्योंकि IVF है, तो प्री मैच्योरिटी के लेवल्स बढ़ रहे हैं। पहले है ना 1.5-2 kg के बच्चे ही सर्वाइव हो पाते थे, अभी 600-700-800 ग्राम के बच्चे भी सर्वाइव होते हैं। तो उनमें एक डिजीज होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और ब्लाइंडिंग डिजीज होता है, यानी विद इन अ मंथ ऑफ लाइफ, यानी बच्चा पैदा होता है उसके 1 महीने के अंदर ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं और यदि उसमें लेट हो गए तो परमानेंट बच्चों को ब्लाइंड हो सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योर या आरओपी बच्चे, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट, जिनका वजन 2 किलो से कम होता है, उनमें ये प्रॉब्लम आती है और उसको बहुत जल्दी ट्रीट करना पड़ता है और बहुत जल्दी उसको डायग्नोस करना पड़ता है, और वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकते हैं। एक्सपेंसिव होता है वो? एक्सपेंसिव नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ चेकिंग एंड डूइंग द इफ रिक्वायर्ड डूइंग द ट्रीटमेंट। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट इट इज़ अ साइट सेलिंग, यानी आपको बहुत ही जल्दी उसके लिए डायग्नोस, यानी जब बच्चा पैदा होता है, भले वो प्रीमेच्योर हो, बहुत छोटा सा बच्चा हो, लेकिन फिर भी उसको 1 महीने के अंदर या 3 से 4 वीक के अंदर हम लोग देखते हैं और उसका हो सके तो ट्रीटमेंट करते हैं। AI अब हर जगह आ गया, तो आई ट्रीटमेंट में भी AI का यूज कर पा रहे हैं? यस डेफिनेटली, जैसे गूगल ने अभी एक है ना तो एक एल्गोरिदम पास किया है, उसमें ऐसा होता है कि दे टेक द इमेज ऑफ रेटिना, जैसे हम लोग नॉर्मल फंडस कैमरा से हमारे पिक्चर्स लेते हैं फंडस के, तो वो रेटिना के पीछे के फोटोग्राफ्स लेते हैं, और आँख का रेटिना यानी पर्दा जो होता है ना, वो दैट इज़ द ओनली पार्ट इन द बॉडी कि जहाँ पे आप सारे वेसल्स एकदम क्लियरली देख सकते हो। आप देख सकते हो कहाँ से ब्लड जा रहा है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, किस जगह को ब्लड का पूरा सर्कुलेशन मिल रहा है, और वो पिक्चर्स से यू कैन टेक you can diagnose lot of eye condition health issues before it even, जहाँ तक आपको पता भी चले, जैसे प्री डायबिटिक, डायबिटिक का स्टेज कैसा है, हाइपरटेंशन कितना है, लिप कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ये पेशेंट को आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स या दूसरी कार्डियक प्रॉब्लम्स होने की शक्यता है कि नहीं, वो भी आप उस पे से पता चल जाए। उसमें ऐसा नहीं है कि AI है, ये दिस इज अ फैक्ट, बट AI उसमें हेल्प करता है टू क्वांटिफाई द डिजीज कि कितनी जल्दी वो
कौन से लेवल पे है और कितनी जल्दी वो स्प्रेड हो सकता है। ऑनलाइन जो आई चेकअप्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं? देखो आई है ना, इट इज यूजली सब लोग मानते हैं कि एक बार आई में यानी कि आई चेकअप नंबर का चेकअप करा लो एंड दैट इज ऑल, यू नो। बट वो भी आई अब डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई स्टोर पे चले जाएंगे या तो ऑनलाइन फोन से कर ऑनलाइन, लेंगे। यानी ये इतना इतना रॉन्ग कंसेप्ट है कि इफ आई टेल यू कि हम लोग आई में क्या क्या देखते हैं, हम लोग इतने सारे पॉइंट्स देखते हैं। ये बाहर से यदि पलक देखो, पलक पे देख, पलक की पोजीशन, पलक के अंदर इतने सारे स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, वो सब ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, वो ऑब्स्ट्रक्ट हुए हैं कि नहीं, टीयर फिल्म कैसी है, कॉर्निया का लस्चर कैसा है, कंजंक्टिवा कैसी है, अंदर जो प्यूपिल होती है, जो पुतली होती है, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, वहाँ पे आयराइटिस, वहाँ पे स्वेलिंग है कि नहीं। फिर हम लोग अंदर जाके लेंस देखते हैं कि उसमें कैटरैक्ट की कोई गुंजाइश है कि नहीं, वेदर इट इज क्लियर और नॉट, राइट। फिर हम लोग अंदर आँख की नस देखते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ द रेटिना, जहाँ से हम लोग सेंटर का देखते हैं, जैसे मैं अभी तेरा फेस देख रहे हो, उसको जो देखते हैं वो मैकुला बोलते हैं, वो देखते हैं। फिर हम लोग आँख की, जैसे आप गए होंगे तो उन्होंने ड्रॉप डाल के पुतली को बड़ा किया होगा, आपको यहाँ पता होगा, तो वो पुतली बड़ी करते हैं और उसके बाद हम लोग पूरा रेटिना टू फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश देखते हैं। सो इतने सारे पॉइंट्स देखने होते हैं, इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि नंबर है कि नहीं। और जैसे मैंने पहले ही बोला, आई इज अ मिरर ऑफ अपने बॉडी। तो आई को देखने से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बॉडी के बारे में भी पता चलती है। आई की कितनी सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इट्स लाइक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारा विजन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आँख के अंदर प्रॉब्लम होगा और वो नॉर्मल फॉलोअप पे ही, नॉर्मल चेकअप पे ही पता चलता है। जैसे ग्लाकोमा या काला पानी बोलते हैं, वो नॉर्मल फॉलो पे पता चलता है। डायबिटीज़ की आँख में असर है कि नहीं, वो भी नॉर्मल फॉलोअप पे पता चलती है। रेटिना में पेरिफेरी में कोई होल्स हैं, कोई छेद हो गए हैं, कहीं से पर्दा पतला है, आगे जाके पर्दा हिलने की संभावना है कि नहीं, ये सब भी आपको सिर्फ नॉर्मल चेकअप पे ही पता चलता है। तो गुड डायलेटेड फंडस जो हम बोलते हैं, डायलिटेशन के बाद जो चेकअप करते हैं वो ही बेस्ट होता है। ये ऑनलाइन चेकअप अभी तक ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं आया। हाँ, भविष्य में हो सकता है, मैं नहीं बोल रही कि नहीं हो सकता, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इस तरह के एआई टूल्स आए कि आपकी आंख का फोटो ले, रेटिना वो इतना अंदर तक जाए कि रेटिना का भी वाइड एंगल फोटो ले और उसके ऊपर से वो लोग डायग्नोस कर। लेकिन फॉर इन कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन अभी भी स्टोर्स पे भी जाओगे ना, वो दवाई ववाई कुछ नहीं डालते, सीधा आई चेकअप कर लेते हैं मशीन। वो स्टोर इज नॉट अ प्लेस फॉर आई चेकअप। वो नंबर्स के लिए भी वो प्लेस नहीं है, नंबर्स भी इस तरह से नहीं निकालते। नंबर्स अभी आज मेरे पास है ना, इवन 20-30 के साल के भी कितने सारे बच्चे आते हैं, उनका तुम ठीक से देखो तो वो जो नंबर है उनसे कहीं ज़्यादा नंबर पहन रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ स्टोर में जाते हैं, फोटो लेते हैं और नंबर दे देते हैं। वो इस तरह से नंबर्स नहीं निकलते। उससे कुछ इशू हो सकता है अगर इनएक्यूरेट नंबर पहनोगे तो? क्योंकि तुम्हारी आंख में वो इनएक्यूरेट से तो एक तो तुम्हारा नंबर थोड़ा बढ़ता जाता है, सेकेंडली तुम एकदम करेक्ट नंबर यूज नहीं कर रहे हो तो रात को हेडेक हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है। जो मैंने तुम्हें डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में बताया ना, वो सब चीजें रॉन्ग नंबर से भी हो सकती है। सो यू शुड नेवर गो फॉर दिस। तुम जाओ वहाँ पे नंबर अच्छा फ्रेम देखो, अच्छा चश्मा बनाओ, लेकिन नंबर किसी अच्छे डॉक्टर के पास निकलवा के जाओ। नंबर उधर से मत बनवा लो। नंबर उधर से नहीं निकाल। तो फ्री ट्रेंड आ गया है ना, फ्री आई चेकअप का। वो फ्री है। उससे सब फ्री डिजीजेस भी मिलते हैं तुमको ज्यादा। फिर सोच रहे होते स्ट्रेन, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, इस वजह से सिर दर्द हो रहा है। नहीं, वो उससे भी बढ़ता है। यानी रॉन्ग चश्मे पहनोगे, तुम ये सोचो कि तुम्हारा नंबर्स यदि है उससे ज्यादा तुम पहनते हो, रात तक तो तुम्हारी आंख, यू वुड फील कि जाके सो जाओ, इतना समथिंग इज रियली रॉन्ग इन द आई। ओके मैम, एजिंग के साथ कौन सी आई डिजीज कॉमन बढ़ती जाती? एज और आई का बहुत बड़ा रिलेशन है। सबसे इनकॉमन चीज तो हम सबको पता है कि मोतियाबिंद, कि जैसे जैसे आई के अंदर एक लेंस होता है जो क्लियर होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आफ्टर 50 साल के बाद धीरे 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 वो क्लियर लेंस थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लगता है, इसलिए हमें देखने में
प्रॉब्लम होता है, स्पेशली कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे भी देखते हैं तो प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और अपनी नज़र भी कम हो जाती है। उसको मोतियाबिंद बोलते हैं और वो मोतिया का ऑपरेशन करवाते हैं और नया लेंस डालते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं उसको, और कैटरैक्ट की सर्जरी होती है। दैट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग। उसके अलावा डायबिटीज़ की जो होती है, तो उसमें 10-12 साल डायबिटीज़ के होने के बाद धीरे धीरे आँखों में भी उसी की असर आती है। आँखों में खून आना, आँखों में सूजन आना, ये सब प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ की वजह से आती है। थर्ड, उम्र की वजह से अपने सेंटर्स जो जहाँ पे मैं सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना होता है, जहाँ से हम लोग सीधा जो देखते हैं, सेंटर पॉइंट किसी का फेस देखना, वो एक मैकुला बोलते हैं, वो धीरे धीरे डीजनरेट होने शुरू हो जाता है। उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं होता वहाँ पे, धीरे धीरे है ना रेटिनल लेयर्स थिनिंग हो जाते हैं और वहाँ पे कभी कभी उसमें खून भी आ जाता है। तो वो अच्छा। एक बहुत ही अर्जेंट सा डिजीज़ हो जाता है कि आदमी को सडनली फेस देखना, आदमी एकदम अलग से दिखाई देते हैं, लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। अच्छा। और वो एक तरह की इमरजेंसी होती है और उसके अंदर हम लोग आँख के अंदर इंजेक्शंस देते हैं, उसको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशंस बोलते हैं। और काला पानी या ग्लाकोमा, वो भी एज रिलेटेड उसमें है। क्या होता है? उसमें हमारी आँखें की जो नस होती है, जो हमारी आँख की नस है ना, हर एक सेल नस के थ्रू अपने ब्रेन के साथ ब्रेन के कनेक्टेड रहते हैं। तो जो आँख की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती है और आँख का प्रेशर कभी यानी प्रेशर बढ़ता है तो उसको ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन कम होता है और उसकी वजह से धीरे-धीरे करके नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो हमें सेंटर में दिखता रहता है, लेकिन साइड की नज़र धीरे-धीरे कम हो जाती है और वो बहुत देर से पता चलती है। विंटेज इफेक्ट बन जाता है। हाँ, कि जैसे पता चलता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, यहाँ से कोई आया, मुझे पता ही नहीं ब्लाइंड चला। स्पॉट हो जाएगा। हाँ, वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं, यानी साइड का नज़र ही दिखेगा कम ही हो जाए। नहीं। हाँ, अच्छा। कम ही, बहुत कम दिखता है। वो साइड से शुरू होती है, पहले यहाँ से नहीं दिखता, फिर यहाँ से नहीं दिखता, फिर यहाँ से, एडवांस स्टेज में तो सेंटर का दिखता है, साइड का कुछ दिखता ही नहीं। तो अच्छा। ये रियलाइज़ होने में लोगों को कि हाँ, मेरी साइड की नज़र कम हुई है, इसलिए मुझे आदमी नहीं दिख रहा है, वो बहुत लेट होता है। तो जैसे मैं तो आपको बता रही थी कि नॉर्मल जो फॉलोअप्स और चेकअप्स होते हैं वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्लाकोमा ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रीटमेंट करूँ तो वापस ये नज़र आ जाएगी, नहीं, वो गई, जो है उसी को हम लोग बचा सकते हैं। सो एज रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे थोड़ा पानी गिरना, क्योंकि हमारे आई के आसपास के जो स्नायु होते हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं, स्किन भी लूज़ हो जाती है। तो लोगों को ओल्ड एज में बहुत सारे वाटरिंग के प्रॉब्लम्स रहते हैं, आई लीड ऊपर नीचे उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, स्नायु भी कम हो जाते हैं। ड्राई आई जो हम लोग बोलते हैं, जो बहुत सारे लोगों को आजकल होती है, वो भी एज के साथ आती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एज डेफिनेटली आँख पे बहुत असर करती है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 40 की उम्र होती है तब आपको फर्स्ट टाइम 40 की उम्र के ऊपर एक बार पूरा आई चेकअप कराना चाहिए। टोटल जो हम 2 घंटे लेकर जो चेकअप करते हैं, आगे से लेकर ग्लाकोमा चेकअप, कैटरैक्ट चेकअप, फिर नंबर चेकअप, डायलेट करो, रेटिना पूरा देखो, ये पूरा चेकअप आपका है ना 40 पे एक बार होना चाहिए। और जैसे आपकी डॉक्टर्स उसमें फाइंडिंग्स देखें, या तो फिर जैसी आपकी हिस्ट्री है, हेरिडिटरी है, कोई सिस्टमिक कंडीशन है, तो उस हिसाब से वो 6 महीने, साल भर, कभी 3-3 साल, 2 साल में, कभी 3 साल में जब बुलाते हैं, आपको रेगुलर चेकअप फुल आई कराना चाहिए। चेकअप कितना एक्सपेंसिव होता है अप्रोक्स? फुल आई चेकअप यानी नॉर्मल कंसल्टेंसी के अंदर ही आता है, उसमें कोई अच्छा। अलग से फुल आई चेकअप नहीं होता है। ऐसा नहीं है हर बार आप जाओ तो जो डॉक्टर आपको देखता है उसको फुल आई चेकअप ही करना चाहिए, क्योंकि तभी आपका चेकअप एक्चुअली नॉर्मल कंप्लीट होता है। सिर्फ नंबर निकालने से या अंदर से ऐसे देखने से फुल आई चेकअप नहीं होता है। ये चेकअप कब करते हैं कि जब जैसे कोई पेशेंट है, वो उसका नंबर है और वो हर बार आपको नंबर चेक कराने के, आप लास्ट महीने में कितना फर्क पड़ा, वो 6 महीने के बाद में जो आता है उसमें ये सब चेकअप होता है। अच्छा। बाकी नॉर्मल जो 20 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर और उसके बाद जो पीरियोडिक चेकअप्स होते हैं वो फुल आई चेकअप ही होने चाहिए। और फर्स्ट आई चेकअप भी फुल आई चेकअप होना चाहिए। जब तुम पहली बार कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो उसको भी तब भी फुल आई चेकअप करवाना चाहिए। कई लोगों को आंख में ब्लड का वो क्लॉट आ जाता है, वो किस वजह से होता है?
ब्लड का क्लॉट नहीं आता, Blood का dot दिख रहा होता है। रेडनेस आ जाती है। हाँ हाँ। रेडनेस 2-3 वजह से, मैंने जो है डिजिटल आई स्ट्रेन की नहीं, वजह वो से पूरी आंख व्हाइट होगी, खाली एक रेड कलर का दिख रहा होगा। हाँ, वो डिजिटल आई स्ट्रेन में भी होता है। अच्छा। सेकेंडली ड्राई आई होती है तब भी होता है। थर्ड, कभी ट्रॉमा हो गया, तुमको कुछ लग गया, तब भी वहां पे खून दस जमा, पार्टिकल चला गया। 10 पार्टिकल चला गया तो भी खून जमा हो जाएगा। ऑपरेशन, कोई भी ट्रीटमेंट कराया आंख का, तो वहां पे अंदर सुई गई तो भी वहां पे एक छोटा रेडनेस हो जाए। ये अपना व्हाइट पार्ट होता है ना, उसके पीछे छोटी छोटी नसें होती हैं एकदम फाइन, तो वहां पे कोई भी इंजरी होती है तो वहां पे एक वो ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। कभी सिर्फ वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वायरल जो आंख आती है ना, उसमें भी आई रेड हो जाती है। कभी कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक हार्ट का प्रॉब्लम हो और उसको ये एस्पिरिन ऐसी दवाई चलती है ना, तो ऐसे रैंडमली भी आंख के अंदर खून आ जाता है। सो बहुत सारे इशू नहीं होता उसका कुछ। नहीं, यू शुड गो एंड वो एक बार दिखाना चाहिए तो पता तो चले कि वजह क्या है। ये सब तो मैंने आपको वजह बनाई, पर आपकी आंख में किस वजह है वो तो पता होना चाहिए ना। दिखा लेने का, दिखा देना चाहिए, डेफिनेटली दिखा देना। बट ज्यादातर क्या निकलता है उसमें, कोई ज्यादा इशू नहीं होता? डिपेंड्स कि कहाँ से आ रहा है। छोटा जैसे सा डस्ट पार्टिकल से हो गया हो कुछ, छोटा सा इधर हो तो इट इज ऑल राइट। कभी कभी आंख लाल हो, थोड़ी देर के बाद व्हाइट हो जाए, दैट इज ऑल राइट। बट आपको यहाँ पे लगे कि नहीं अंदर खून जमा हो गया है, तो डेफिनेटली आपको किसी को दिखाना चाहिए। लाइफस्टाइल में और क्या चेंजेस कर सकते हैं इससे ये वाले इश्यूज थोड़े कम हो जाए एज के साथ वाले? देखो, लाइफस्टाइल में जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेज आजकल हैं वो सब में आई में इफेक्ट आती है। सो लाइफस्टाइल, सबसे पहले तो जैसे हमने मायोपिया डिस्कस किया, तो उसके लिए आउटडोर एक्टिविटीज, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब इम्पॉर्टेंट है मायोपिया के लिए। एजिंग चेंजेस कम करने के लिए तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइजेस और जो हम लोग अपनी बॉडी के लिए करते हैं, सेम आई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी। सो तुम्हारा बॉडी जितना एक्टिव रहेगा, इतना आई का डेवलपमेंट भी नॉर्मल रहेगा, आई के मसल्स भी इतने ही स्ट्रांग होंगे। थर्ड, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, एनीमिया, ये सब जो सिस्टमिक डिजीज है उन सब में आई में प्रॉब्लम आता है। तो तुम डायबिटीज का कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करो, अपना हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रखो, किडनी पे असर आता है। डायबिटीज ज्यादा होने से क्या इशू हो सकता है आंख में? डायबिटीज जब ज्यादा होता है, ज्यादा होने से नहीं, लंबे टाइम से होना चाहिए। अच्छा। एक बार तुम्हारा 400 चला गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डायबिटिक, यानी 5 साल से, 10 साल से। तो हम लोग हमेशा कैसे एडवाइस करते हैं कि जब भी पेशेंट को पता चले कि ही इज अ डायबिटिक, उनका फर्स्ट विजिट जिस तरह फिजिशियन के साथ होता है, इसी तरह ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वो कितने टाइम से डायबिटिक है उसको पता नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि उसको 4-5 साल, 6 साल से भी डायबिटीज हो और आज पता चला। इंडिया में तो लोग 15-15 साल से डायबिटिक। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट टाइम आपको जब भी पता चले कि आप डायबिटिक हो, तो आपका फर्स्ट तभी का एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि आंख में डायबिटीज के असर है कि नहीं। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का लेवल है, उसके ना 3-4 स्टेजेस होते हैं कि उसमें सिर्फ है ना नसें फूलती हैं, या तो फिर अंदर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, या तो फिर बीच के पर्दे पर सूजन आ जाती है। और एक्स्ट्रा जब आगे बढ़ता है ना, तो की नसें फूल जाती है और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद का जो लास्ट स्टेज होता है कि पूरा के पूरा पर्दा ही वो नसों के साथ खड़ा हो जाता है, तो वो पूरा अंधापा आ सकता है। तो डायबिटीज बहुत खराब बीमारी है आंख के लिए। उसका रेगुलर चेकअप ऑफ डायबिटीज, रेगुलर आई साइट चेकअप, रेगुलर रेटिना चेकअप इतना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, उसका टाइमली ट्रीटमेंट भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं सिर्फ देखा उसको, फिर जो भी प्रॉब्लम है हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। लेज़र क्या करता है कि आसपास की नसें जहाँ से खून या का बहाव है उसको बंद कर देता है, या फिर बीच के पर्दे पर सूजन आती है तो हम लोग इंजेक्शंस देते हैं। आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। बट ये सब चीज़ टाइम पर होनी चाहिए। यदि डायबिटीज़ में टाइमली ट्रीटमेंट करो तो 95% पेशेंट्स की विजन बहुत अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ड्राई आई सिंड्रोम की बात करते हैं, आजकल लोगों को बहुत आंख ड्राई हो जाती है, तो उससे क्या कर सकते हैं? बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अपना डिजिटल आई यही है, मोबाइल, और उसी की वजह से ये ड्राई आई बढ़ रही है। क्योंकि जैसे हमने पहले सोचा कि मोबाइल, आंख की ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है, ब्लिंकिंग रेट कम होने से लुब्रिकेशन कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम होने से अपनी आई को जो मॉइस्चर मिलना चाहिए नहीं मिलता, इसलिए ड्राई आई होती है। सेकेंडली, इवन स्पेशली गर्ल्स आई मेकअप करके फिर उसको ठीक से क्लीन नहीं करती है, तो वो उससे भी इफेक्ट होता है। उससे भी आंख की जो
अंदर के छिद्र होते हैं वो बंद होते हैं, जिसमें से लिपिड निकलता है, तो वो बंद हो जाते हैं। हमारा आई का हाइजीन ठीक नहीं रहेगा तो भी वो बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अंदर से जो चिकनाई निकलनी चाहिए वो कम हो जाती है, तो इसी तरह अपना लुब्रिकेशन भी कम हो जाता है। थर्ड, डायबिटीज़ में ड्राई आई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिक्रीशन जो टीयर का नॉर्मल सिक्रीशन होता है वो भी कम हो जाता है। एजिंग की वजह से ड्राई आई होती है। पोस्ट लेजिक सर्जरी जो नंबर निकालने के लिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उसमें भी ड्राई आई बढ़ जाती है। डिजिटल कंप्यूटर और लैपटॉप देखने से तो डेफिनेटली वो ड्राई आई बढ़ती है। तो ये इतने सारे वजह है हमारे आसपास की जिससे ड्राई आई बढ़ती जा रही है। ड्राई आइज के लिए कोई नया ट्रीटमेंट या रेमेडीज हैं कुछ? ड्राई आई मीन्स कि आंख में आंसू कम है, तो यू हैव टू सप्लीमेंट इट। तो वो हम बहुत सारे रोलो। ड्रॉप्स अवेलेबल हैं कि जो रोलो जो क्या करते हैं कि नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन बढ़ाते भी हैं, नॉर्मल टीयर सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। जैसे नॉर्मल जो हमारी आंख में आंसू पैदा होते हैं उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन जो लंबे टाइम तक काम करे, ऐसे ड्रॉप्स डालते हैं हम लोग, तो वो उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक कवर करके रखता है। फिर हमारे जो मैंने जैसे बताया कि अंदर की लिपिड निकलने के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो हम लोग इस तरह से हॉट वाटर यानी गर्म कपड़ा गरम तवे पे गरम करके से थोड़ी सिकाई करने से क्या होता है, छिद्र खुल जाते हैं, और उसके बाद जो मसाज करते हैं तो वो सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसमें भी लिपिड ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। थर्ड, ये थोड़ी बहुत सर्जरीज ऐसी आती हैं जिससे बहुत ज़्यादा ड्राई आई होती है, तो हम लोग उसको करते हैं जिससे सब प्रोडक्शन और रिटेंशन बढ़ जाता है। IPL भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें लेज़र से हम लोग ये छिद्र को खोलते हैं और उससे भी प्रोडक्शन आई में ड्राई टीयर ग्लैंड्स को तो उससे एक्टिवेट होती है और उसमें से टीयर प्रोडक्शन बढ़ता है। हम सनस्क्रीन लगाते हैं स्किन के लिए, बट सनग्लासेस आंखों के लिए जरूरी है? आप मुझे पहले वो ब्लू फिल्टर के बारे में पूछ रहे थे ना, हाँ, वैसे ही हाँ, सनलाइट में बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं और दिस इट्स अ ब्लू स्पेक्ट्रम में आते हैं, वो ब्लू लाइट में आते हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज का पेनिट्रेशन आँख के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रेटिना पे डैमेज कर सकता है। तो 100% यूवी ब्लॉकर्स जो होते हैं, जो ग्लासेस अवेलेबल स्टैंडर्ड कंपनी के, दैट इज़ वेरी यानी वेरी हेल्पफुल व्हेन जब तुम बाहर सन को एक्सपोज कर रहे हो, तो तब तुम्हें अच्छी क्वालिटी के, जस्ट डार्क करे ऐसा नहीं, वो 100% यूवी ब्लॉकर्स होने चाहिए। अच्छा। तो वो हमारी आंख के अंदर अल्ट्रावायलेट रेस को स्टॉप करते हैं और कैटरैक्ट प्रोग्रेशन यानी उससे कैटरैक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। उससे जो मैं पहले बता रही थी एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन होते हैं वो कम होते हैं। इवन हमारे आसपास की जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आई के आसपास की स्किन भी बहुत डेलिकेट होती है, तो वो यूवी प्रोटेक्शन उसमें भी इफेक्ट करता है। सनग्लासेस खरीदते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए? बस वो मैंने बताया, वैसे यूवी की लेयर होनी चाहिए उसमें, लेयर होनी चाहिए, 100% यूवी ब्लॉकर्स होने चाहिए, और एंटी रिफ्लेक्टिव हो तो अच्छा है कि लाइट आती है तो हम उसको एकदम से हमें प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली इंडिया में जब गाड़ी चलाते हैं सामने से लाइट आती है तो वो उसमें भी एंटी ग्लेयर रिफ्लेक्शन। बट मेन आँख को डिजीज को प्रोटेक्ट करना है तो फिर डेफिनेटली यूवी वाला होना चाहिए। क्या स्पेशल फूड्स होते हैं जो आंखों के लिए बेनिफिशियल होते हैं न्यूट्रिशन वाइज? आंखों के लिए देखो, विटामिन ए, विटामिन D3 जो हम लोग पहले ही बात की, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सो ये इतने चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सब बचपन से हम लोग सुनते आए कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ आँख के लिए अच्छा, और वो सच में अच्छा है। पालक में है ना ल्यूटीन और जियाजिंथिन के एक पिगमेंट्स आते हैं। हमारे मैकुला, जहाँ से मैं बोल रही थी कि हम लोग सेंटर पार्ट ऑफ रेटिना होता है, उसके नीचे ना ल्यूटीन और जियाजिंथिन के पिगमेंट्स होते हैं, वो पालक में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पालक का जूस जब हम पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है। गाजर और स्वीट पोटैटोज बहुत अच्छे हैं विटामिन ए के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है अपने को नट्स में से, तो बादाम, अखरोट, ये सब, इवन अपने सिंगदाने, इन सब में अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है, और जितने सारे हेल्दी फूड्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं डेफिनेटली वो आँख के लिए अच्छा है। सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन
और हाँ, स्पेशली विटामिन सी में भूल गए, विटामिन सी जो हमें मिलता है सारी सिट्रस फ्रूट में से, तो नारंगी हो गई, नींबू नींबू हो गए, ये सब विटामिन सी इज़ वाइटलिटी ऑफ टिश्यू के लिए, नॉर्मल आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, साथ में स्मोकिंग है ना, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्मोकिंग और अल्कोहल क्या करते हैं, ये जो हम लोग एक तरफ से सप्लीमेंट्स लेने की बात कर रहे हैं और ये दोनों चीज़ें उल्टा हम लोग जो खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी कम कर देते हैं। तो उल्टा जो हम लोग खा रहे हैं वो भी कम हो जाता है। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल शुड बी, स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, उससे मैकुलर डिजनरेशंस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, कैटरेक्ट आने के भी चांसेस जल्दी होते हैं स्मोकिंग से। और क्या बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए? स्मोकिंग और अल्कोहल का तो हमने देख लिया, खाने में क्या नहीं खाना चाहिए जो खराब कर ऐसा सकते? तो कभी नहीं, जो तुम खा सकते हो ऐसा नहीं होता है। हाँ, खराब वाली अल्कोहल यदि दारू तुमने पी ली तो आँख में सडन ब्लाइंडनेस आता है। एक है ना मिथाइल अल्कोहल जैसा हाँ, होता है हाँ, कि जिसमें इतनी खराब अल्कोहल होती है कि वो आँख के टिश्यूज़ को ही डैमेज कर देता है। और बहुत सुना होगा आपने कि बहुत सारे लोगों के वो लट्ठा कांड हो गया, बहुत सारे लोगों की आँख ही चली गई। वो एक चीज़ है कि जो आँख के लिए बहुत ही डैमेज कर सकता है। वैसे भी इंस्टेंट, इथेनॉल भी पियोगे तो भी वो खराब ही करेगी। हाँ, पर मिथेनॉल तो इंस्टेंट आपको ब्लाइंडनेस कर सकता है, इतना खराब होता है। आई ट्रीटमेंट और सर्जरीज में कोई ऐसी एडवांसमेंट हुई है जो आपने देख के आप शॉक हो गए हुई? मेरे को आज प्रैक्टिस करते हुए 27 इयर्स हो गए और ये 27 इयर्स के अंदर मैंने इतना सारा चेंजेस, इतने सारे प्रोग्रेस और इतने सारे एडवांसमेंट देखे हैं कि जो शायद मैंने अपनी करियर की शुरुआत में ऐसा बोला होता कि ये आई का कोई, ये प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आज वो पेशेंट्स इतने अच्छे से ट्रीट हो रहे हैं और उनका विजन लंबे टाइम तक मेंटेन रह रहा है। तो ऐसे जैसे जैसे मैंने पहले बताया था, एज रिलेटेड चेंजेस, मैकुलर डिजनरेशन होते हैं, उसमें सडनली आँख के अंदर खून आ जाता है। खून आने से पेशेंट की आँख यानी बिल्कुल नज़र चली जाती है, उनको सेंटर में कुछ दिखता ही नहीं, जो भी दिखता है वो सिर्फ साइड का ही विजन रहता है। वैसे पेशेंट्स को पहले हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी गई थी 2005 में, तब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी होता है। वो लोग भी तभी, इट वाज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेज, चल रही थी। रिसर्च चल रही थी उस पे, और तब वो ट्रीटमेंट फिर 2006 से हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और आज वो एंटी VEGF के इंजेक्शंस होते हैं, एक तरह के इंजेक्शन होते हैं जो आँख के अंदर हम लोग रेटिना के पास में देते हैं। तो उससे पेशेंट्स के विजन बहुत लंबे टाइम तक, यानी कंटिन्यूअस तुम देखते रहो और पेशेंट आराम से ड्राइविंग करते हैं, लिख पढ़ रहे हैं। 15-15 सालों से मेरे पास वो पेशेंट्स हैं जो उस वक़्त मैंने बोला था कि आपका कुछ नहीं हो सकता, एंड आई हैव सीन द पेशेंट गेटिंग ब्लाइंड, क्योंकि वो एक टाइम के साथ ट्रीटमेंट होता है कि एक बार आप टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करो तो वहाँ पे एक धब्बा हो जाता है, फिर उसके बाद में आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसे पेशेंट्स भी हैं और इतने सारे 15 साल से वो आराम से देख रहे हैं, ऐसे भी हैं। कैटरेक्ट सर्जरीज पहले सबको पता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, कितने दिन तक पट्टी मारते थे, टाँके लेते थे, अभी कितना अच्छा हो गया है। मैं आज सुबह को पेशेंट को ऑपरेट करती हूँ, एक भी इंजेक्शन नहीं देती, कोई पट्टी नहीं लगाती, पेशेंट सीधा घर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, इतना छोटा सा इंसिजन हो गया है और बहुत ही कंफर्टेबल पेशेंट्स के लिए ऑपरेशंस हो गए। तो लेंसेज इतने अच्छे आ गए हैं कि आजकल कि आपका जो हम लोग सर्जरी के बाद जो लेंस डालते हैं वो इसके इतने अच्छे एडवांस हो गए हैं कि उसके विजन रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है। इसी तरह ग्लाकोमा की इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि बहुत अच्छे से आप बहुत लंबे टाइम तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया प्री मैच्योरिटी का, उसकी ट्रीटमेंट्स, उसकी सर्जरीज इतनी एडवांस हो गई हैं आजकल। क्या फ्यूचर में कंप्लीट ब्लाइंडनेस को क्योरेबल कर सकते हैं? आई विश, आई रियली विश, क्योंकि मेरे इतने सारे पेशेंट्स, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना, ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाले पेशेंट्स को देखकर लगता है कि उन लोगों की है ना, थोड़ी थोड़ी डिजीज़ ऐसी होती है कि जब जन्म से ही तुम ब्लाइंड थे, है ना? तो उन लोगों को इतना, चलो वो जन्म से ही ब्लाइंड है, कुछ ऐसा जेनेटिकल प्रॉब्लम्स जिसे मैंने आरोपी बोला, थोड़े पेशेंट में आई डेवलप नहीं होती है, तो वो लोगों के जन्म से ही ब्लाइंड थे
और धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं। ये पेशेंट्स में क्या होता है कि आप 17-18 साल 20 साल तक आपका एकदम नॉर्मल विजन होता है और फिर धीरे 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 पेशेंट्स का विजन डिटोरेट होता है और धीरे धीरे वो ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं। ये बच्चे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं करने के, यानी हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग हर एक पेशेंट्स के साथ पर्सनली अटैच होते हैं। हम लोग भी उनको देखते हैं इतनी एक्टिव लाइफ से सडनली आप तुमको 17 साल के बच्चे को बोलो कि आप अब मेरे को रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे को किसी फ्रेंड का हाथ पकड़ना पड़ता है, जो पहले एकदम नॉर्मल थी, वो एकदम वो स्टेज Adapt में करना मुश्किल हो जो जाएगा इतना एकदम। मुश्किल होता है। हाउ कैन 18 साल की उम्र में वो बच्चे को जो गुजरना पड़ता है उससे खराब तो कोई स्टेज नहीं होता। और ये चीज का अभी तक कोई इलाज नहीं है और आरपी प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसका रीजन क्या होता है, किस वजह से होता है? इट्स अ हेरिडिटरी डिजीज, जैसे जेनेटिक। हाँ जेनेटिकली डिजीज होता है कि तुम्हारे घर में किसी को हो, और प्रॉब्लम क्या होता है एक आध दो पीढ़ी कभी कभी बच भी जाती है, फिर उसकी अगली पीढ़ी में अच्छा। प्रॉब्लम आता है, तो उनको तो पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई बीमारी होती है और सडनली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और फिर अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। एक इंजेक्शन अभी एक वेरिएंट की, यानी जीनेटिक है तो उसमें एक वेरिएंट है, उसके लिए एक इंजेक्शन आया है, बट आई एम रियली होपफुल कि इसके लिए कोई जल्दी से कोई ट्रीटमेंट आ जाए। अभी हम लोग रेटिना रिप्लेस नहीं कर सकते, तो कभी बहुत ज़्यादा रेटिना का कॉम्प्लेक्स डिजीजेस होते हैं। अभी हमारे पहले पर्दा हिल जाता था ना तो उसकी बहुत ही बुरे यानी ऑलमोस्ट बहुत खराब रिजल्ट आते थे। अभी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इतना एडवांसमेंट हो गया है रेटिनल सर्जरी में कि आजकल हम लोग बहुत ही अच्छे ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन बहुत छोटे बच्चों में जब खराब रेटिना हो जाता है या तो फिर थोड़े बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं कि बहुत देर से आते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी है ना तो रेटिना बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इससे रेटिना हम बदल नहीं सकते, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स डिजीज के बाद भी जो रेटिना ठीक नहीं होता उससे वजह से भी ब्लाइंडनेस आती है। ग्लोकोमा यदि बहुत लंबे टाइम तक, जैसे मैं बताया कि उसमें बहुत एडवांस स्टेज तक लोगों को पता नहीं चलता और फिर उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस आती है। तो ये सब चीज़ें अभी तक ना हम लोग रेटिना रिप्लेस कर पाए हैं, ना हम लोग ऑप्टिक नर्व का कोई रिप्लेसमेंट है, अच्छा, ऑप्टिक नर्व का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये दो चीज़ का जब तक रिप्लेसमेंट या फिर कोई ऐसा चिप, अभी ऐसा चिप आता है कि जो हम लोग आई यानी रेटिना के पीछे डालते हैं और उसको उसके है ना ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उससे ये एक प्रॉब्लम्स हो रहा है। रेटिना तो नहीं बन रहा है लेकिन ये चिप इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली है और उसके भी अभी तक इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। एलन मस्क न्यूट्रालिंक बना रहे हैं और वो न्यूट्रालिंक हैज़ a role in blindness also. If he is successful, वो तो हो सकता है कि ये ब्लाइंड लोगों को भी विजन मिल सके, बट हाउ फार एंड हाउ फास्ट इट कम्स वी रियली डोंट नो। बट अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा ब्लाइंडनेस चला जाए। ओके, रैपिड फायर राउंड। ग्लासेस या कांटेक्ट लेंस? ग्लासेस। कांटेक्ट लेंस से इश्यूज होते हैं कुछ? कांटेक्ट लेंसेज के इश्यूज में देखो, कांटेक्ट लेंस आंख के ऊपर आप कांटेक्ट रखते हैं तो तुम्हारा हाइजीन, हैंड वॉश, जो कंटेनर यूज करते हो वो, जो सलाइन यूज करते हो वो, उसको कितने देर तक पहनते हो वो, उसके साथ सोते हो कि नहीं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तक तुम्हारी उसके साथ सो जाओ तो कोई दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। तो जब तुम्हारा इतना डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं है तो तुमको कांटेक्ट लेंस से प्रॉब्लम हो सकते हैं। यदि आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कांटेक्ट लेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं बट कांटेक्ट लेंस से यदि इन्फेक्शन, कांटेक्ट लेंस से क्या होता है कि अपनी जो कॉर्निया है उसको उसको जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए इतना नहीं मिलता, और यदि उस ऐसे वक्त में वो ऐसे ही थोड़ा यानी डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर अंदर होता है, ऊपर से यदि कोई ऐसी चीज जाती है जो हाइजीनिक यानी उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं और वो उस पे रख दिए और उस पे वहां पे इंजरी होगी तो कॉर्निया अल्सर हो जाता है और वो बहुत खराब चीज है। उससे क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, आंख के ऊपर स्कार हो जाता है, तुम्हारा विजन खराब हो जाता है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस परमानेंट डैमेज होगा। वो परमानेंट डैमेज होगा।
कभी भी उसके साथ नहीं सोना चाहिए, दोपहर में भी नहीं, रात को भी नहीं। जबकि भी नहीं लेनी चाहिए। नहीं, कॉन्टेक्ट लेंस के साथ हो तो बी अ डिसिप्लिन, अदर तब फिर कॉन्टेक्ट लेंस तो में हैरान नहीं करता। बट यदि इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू आर नॉट केयरफुल इनफ, कॉन्टेक्ट लेंस कैन गिव यू अ ब्लाइंडनेस। लेजिक सेफ है या पेनफुल है? लेजिक आजकल नई टेक्नोलॉजी, लेजिक गुड एवेल्यूएशन ऑफ रेटिना, सारे यदि तुमने कंपोनेंट्स पहले अच्छे से इवेल्यूएट किए हैं तो लेजिक इज अ वेरी गुड सर्जरी। एक्सटर्नल है, एक बार किया परमानेंट रहता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ड्राइनेस का प्रॉब्लम रहता है, दैट यू कैन सप्लीमेंट, और हर पेशेंट में ऐसा होता अच्छा, है। वो परमानेंट चीज है, मतलब नहीं, अगर हर एक विजन patient क्लियर में करा ऐसा लिया एक बार तो फिर क्लियर रहेगा वो। हाँ, वो एक बार करना है तो क्लियर रहता है। बट जैसे मैंने बोला कि कितना नंबर है आपकी कॉर्निया में, इतनी ताकत है कि नहीं इतना नंबर निकालने में, रेटिना खराब तो नहीं है, तो अच्छा इवेल्युएशन, यदि डॉक्टर मना करता है तो नहीं कराओ। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि हम लोगों ने बोला कि नहीं, आपके लिए ये नहीं कराना चाहिए, आपकी कीकी में इतनी ताकत नहीं है कि ये इतना नंबर निकल सके, लेकिन दे आर बिहाइंड इट कि नहीं, चश्मा तो पहनना ही नहीं है। सो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है आपकी आई में जिसकी वजह से आपका लेजर नहीं हो सकता, तो फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे क्लियर, यानी एक दूसरा लेंस आता है जो आगे रखते हैं हम लोग, उससे भी नंबर निकलता है, लेकिन वो एक सर्जरी है। लेकिन जब डॉक्टर यूँ बोल रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, यू शुड नॉट बी इन नो एकदम पुशी अबाउट इट कि नहीं ये तो करवाना ही करवाना है, अदरवाइज लेजिक इज अ वेरी गुड सर्जरी। अगर वो कीकी की स्ट्रेंथ वीक है फिर भी लेजिक करा लेते तो क्या हो सकता है? तो फिर आगे जाके कीकी और वीक हो जाएगी, फिर वो बाहर बल्ज करने लगेगी, उस जैसे मैंने पहले बताया केराटोकोनस हो जाएगा, तो वो पतली हो जाएगी, फिर आपको बार बार आंख में दर्द होगा, पानी गिरेगा, और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट नहीं, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट साइड इफेक्ट, इट्स अ प्रॉब्लम, और इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम। तो लेजिक से पहले अच्छा इवेल्युएशन एंड अच्छी सर्जरी एंड गुड केयर, इट्स अ वेरी गुड सर्जरी टू। पेनफुल होती है वो? नहीं, कोई पेनफुल नहीं होती। सबसे ओवर हाइप आई हेल्थ के लिए ट्रेंड? ओवर हाइप्ड, ये ब्लू वाला ग्लासेस। आई थिंक एक पूरी है ना, तो ये इंडस्ट्री ड्रिवन है ये कि इतने ब्लू फिल्टर लगाओ और तुम्हारी आंखों में स्क्रीन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा हाइप है। इट इज ब्लू लाइट हैज नो रिलेशन टू द आई स्ट्रेन। यूवी प्रोटेक्शन वाला होना चाहिए। यूवी प्रोटेक्शन आउटसाइड, अच्छा, नॉट व्हेन यू आर, यानी ये आपने स्क्रीन में से जो यूवी निकलता है वो तुमको कोई हेल्प डिफिकल्ट नहीं है, यानी वो तुम्हें कोई गैरफायदा नहीं पहुंचाता, उसमें इतना होता ही नहीं है। बट जब तुम सनलाइट में जाते हो, बाहर जाते हो, तब तुम्हारा सनग्लासेस यूवी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। बट नॉर्मल चश्मा मॉनिटर पे देखने के लिए काफी लोग यूवी स्क्रीन लाकर मॉनिटर पे लगा देते हैं, तो ये सब चीज ओवर हाइप्ड है, इससे कुछ नहीं होता। दूसरा है कि घास पे चलने से नंबर निकल जाते, वो भी एक बहुत कॉमन। एक्चुअली बोलो तो वो कहीं कहीं हद तक अच्छा है, क्योंकि तो एटलीस्ट तुम बाहर जाओगे, चलोगे, दूर का देखोगे, तुम स्क्रीन में से बाहर जाओगे तो वैसे ही तुम्हारा नंबर थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, उससे नंबर नहीं जाता है, बट इट इज अ गुड हैबिट। जो बोलते हैं कि घास पे चलो नंबर निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नंबर निकल सकता है अपने आप नेचुरली कभी? नेचुरली देखो, है ना, मैं जैसे बताया मैंने आपको कि बहुत नजदीक का अपन कंटिन्यूस काम करते हैं ना, तो वो आर्टिफिशियली नंबर आता है। जो तुम थोड़े टाइम तक रिलैक्स करो, दूर, यानी थोड़े टाइम तक गैजेट्स फ्री हो जाओ, कोई भी गैजेट्स यूज नहीं करो, तो वो शायद अपने आप ही थोड़ा कम हो जाए। बट ऐसा नहीं होता है कि नंबर कम हो जाते, इट्स जस्ट दैट वो तुम्हारा एक्स्ट्रा जो नंबर था, वो नंबर आ गया, अब कुछ करके वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है, परमानेंट है वो चीज। वो आ गया ग्रियल मायोपिया, तो वो रहता है, लेसिक से ठीक हो सकता है, लेसिक से ठीक हो सकता है। और एक और एक मिथ है जो शायद पूछना चाहिए, गाजर खाने से आंखें ठीक होती हैं? नहीं, गाजर में विटामिन ए होता है, इट इज गुड फॉर योर आईज, आंखें उससे कहीं आंखें ठीक, नंबर कम नहीं होते हैं, बट इट इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑफ द आई। गाजर का जूस, पालक का जूस, बीट का जूस इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑफ द आई। आई के लिए एक डेली हैबिट जो अडॉप्ट करनी चाहिए सबको? डेली हैबिट तो मैं क्या बोलूं, हाँ, कम करो थोड़ा स्क्रीन, और ये जो आई की एक्सरसाइज होती है बेनिफिशियल होती है?
नहीं, इससे कुछ कुछ नहीं होता। ये हम लोग देते हैं, यानी जब हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ये एक्सरसाइज, तब वो यूजफुल होती है। थोड़े लोगों में है ना थोड़ा सा स्क्वेंट होता है, थोड़ी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है, तब हम लोग उनको बोलते हैं कि वो करेक्टिव होता है कि आप दूर देखो फिर नज़दीक देखो, दूर देखो फिर नज़दीक देखो, ऐसे थोड़ी एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं। दैट इज टू, यानी हमारी दोनों आंखों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे उसके लिए। बट दैट इज जब कोई डॉक्टर ने आपको बोला है आपकी आंख में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो जिसके लिए वो एक्सरसाइज की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज ऐसी एक्सरसाइज करने से कोई नुकसान नहीं होता, बिकॉज जैसे हम लोग बाकी के स्नायुओं को एक्सरसाइज देते हैं, वैसे ये सब मूवमेंट्स भी आपकी स्नायुओं को आंख की स्नायु को एक्सरसाइज देती है, बट उससे नंबर कम नहीं होता है। सबसे अनोइंग मिथ जो पेशेंट्स बार बार आके पूछते हैं? अनोइंग मीन्स बहुत सारी गंदी गंदी चीजें, पर एक तो ये पूछते हैं आँख के अंदर गाय का घी डाल सकते हैं कि नहीं। वो आई थिंक हाँ, वो डालते भी ना, आटा लगाते हैं फिर ऊपर से घी फिल कर देते हाँ, हैं। वो कहीं से तुम ट्रीटमेंट कराओ, वो अलग आयुर्वेदा बात का। है। हाँ, वो आयुर्वेदा में शायद कुछ होता होगा, और वो भी एक्चुअली कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप ऊपर से डाल रहे हो, आँख के अंदर कैसे जाएगा? उससे कहाँ अपनी ऑप्टिक नर्व में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ऑप्टिक नर्व यहाँ पे होता है, पीछे ब्रेन के साथ कनेक्टेड, यहाँ पे से डालने में वहाँ पे हाँ आँख रिलैक्स हो जाती है, तो उनको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, जैसे तुम थोड़ी देर के लिए आँख को बंद करो, यहाँ पे इवन नॉर्मल वो बर्फ रख लो, या तो फिर वो ककड़ी का टुकड़ा रख लो जो सब लोग रखते हैं, तो अपने को अच्छा लगता है, बिकॉज इट गिव्स यू नो इट डजंट ट्रीट एनीथिंग। तो काफी लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठा थूक लगा लिया, सुबह उठा घी का वो लगा थूक लिया, लगाने से फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता, इन्फेक्शन होता है आँख के अंदर, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब इससे माइक्रोबायो, यानी तुम रात भर वो करते हो, अंदर सारे बैक्टीरिया इतने सारे जमा हो जाते हैं और तुम अच्छे से उसको लेयर करते हो, ये क्या है? यानी वो खराब करेगा। बहुत एनोइंग होता है ये सब चीज। बोलते नंबर निकल जाएगा तुम्हारा। कुछ भी नंबर निकल जाएगा, आंख चली गई है तो वो डॉक्टर ने हमें बोला है कि ऐसा करने से आपकी नजर वापस आ जाएगी। और ऐसे जब है ना कोई चीज के हम लोग बोलते हैं ना कि अब आप क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता या कोई प्रॉब्लम है, तो नेचुरल होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं से उसका ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ऐसे सब लोग उनको उल्लू बनाते हैं ना, ऐसा होता है कि वो लोग बताते हैं, कई लोग हनी भी डालते हैं। हाँ, कि इससे आपका अच्छा हो जाएगा। एंड वो लोग बेचारे, जिन लोगों को दिखता नहीं, वो लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि वो कहीं से भी सब ट्रीटमेंट करने की चाहते हैं कि कहीं से भी कोई भी चीज अच्छी हो जाए, तो वो लोग ऐसे ट्रैप में घुस जाते हैं कि घी लगाओ, मध लगाओ, हनी लगाओ। हनी डालने से कुछ होगा इफेक्ट? हनी से कैसे? वो लुब्रिकेशन है, ठीक है, वो लुब्रिकेंट है तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हनी के साथ ये आप एक है ना तो एक अच्छा सा मीडिया अंदर डाल रहे हो कि जिसपे बैक्टीरिया बहुत अच्छे से फ्लोरे, है ना। कोई भी चीज पे जैसे हनी आप रखोगे, कितनी सारी वो मक्खियां आएंगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा मीडिया है कोई भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ होने के लिए। तो वो आप सीधा आंख के अंदर जाते हैं तो आपको आगे जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब चीजें क्यों लगानी है अपनी आंख? अब भगवान ने इतने सोच समझ के सारे सिस्टम्स फिट किए ना आंख के अंदर कि एक तरफ से आंख में पानी आता है, एक तरफ से पूरा ड्रेन होता है, पूरा नाक की तरफ से निकल जाता है। उसको ऑटोमेटिकली उन्होंने ना तो आंख को सफाई मैकेनिज्म अंदर लगा रखा है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप उसको त्रास मत दीजिए, वो सबसे अच्छा है कि आप उसको बिगाड़िए मत उसके मैकेनिज्म को, वो ऑलरेडी उसने बहुत अच्छे से डिजाइन करके रखा है। ये सब करके उल्टा हम लोग उसको टॉर्चर करते हैं, आंख को डैमेज ही हो जाएगा उससे उल्टा। आप खुद अपना आई चेकअप कितने टाइम में कराते हो? देखो, अब मैं है ना, मेरे पास ऐसे कैमराज हैं कि जिसकी वजह से मैं फोटो लेती हूँ तो मुझे रेटिना दिखता है। मैं फोटो अपना लेती हूँ तो उससे मुझे ग्लाइकोमा, उसका प्रेशर, वो सब पता चल जाता है। तो अपना खुद ही कर लेते हो? हाँ, यानी कि मेरे टेक्नीशियंस कर देते हैं, तो मेरा तो ऐसे ही हर 6 महीने साल भर में चेक हो जाता है। वैसे जनरली कितने टाइम में कराना चाहिए सबको? मैंने जैसे बताया, देखो फर्स्ट जब भी आप नंबर के पास कराने भी फर्स्ट टाइम जाते हैं, तब आपका पूरा, यानी छोटा बच्चा 5 साल का और 7 साल का कुछ भी, फर्स्ट तब उसका है ना पूरा डायलेटेड होना चाहिए। सेकेंड 20 साल के ऊपर डायलेटेड फंडस होना है, इसलिए
क्योंकि थोड़ी बहुत अपना डेवलपमेंट और जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं, जैसे रेटिना में जो थोड़े चेंजेस होते हैं, वो 20 साल के ऊपर प्लेटू हो जाते हैं, तो अब आपका एक पूरा डायलेटेड पूरा एग्जामिनेशन हो जाए। सेकेंड 40 ईयर्स पे होना चाहिए। सेकेंड 40 ईयर्स पे कुछ भी पता चला, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उस हिसाब से फिर वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको 5 साल में कराना चाहिए, 3 साल में कराना चाहिए, या 6 महीने में ही आना चाहिए। तो वो फिर उसके डिसीजन पे रहता है। तो कई बोलते हैं हर साल कराना चाहिए, वो जरूरी नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर साल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 20 से 40 की उम्र में हो तो आपको एक बार 20 पे किया, फिर हर साल जा जाके पूरा चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय कि आपको बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री हो। जैसे किसी को स्ट्रांग ग्लाइकोमा की हिस्ट्री होती है, तो फिर आपको चेकअप कराना चाहिए। स्ट्रांग रेटिना की हिस्ट्री हो तो फिर आपको चेकअप कराना चाहिए। ये नहीं आपके घर में किसी को बहुत सीवियर आई प्रॉब्लम्स हुए हैं और आप चेकअप करा तो ठीक है। डायबिटीज हो तो, डायबिटीज हो तो चेक कराना चाहिए, वो तो मैंने बताया ना। नहीं कि फैमिली में, फैमिली में डायबिटीज हो तो ऐसा नहीं, पहले आप में डायबिटीज है कि नहीं, वो तो उसके लिए तो आप नहीं। ईयरली चेकअप कराओगे कि नहीं। हाँ, ब्लड शुगर लेवल ईयरली आपका तो करे, आपको करवाना ही चाहिए यदि आपके फैमिली में डायबिटीज है तो। HbA1c आता है 3 मंथ्स का एवरेज, आपको ब्लड शुगर दिखाता है, वो आपको हर साल करवाना चाहिए यदि आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो। और जब आपको डायबिटीज है पता चले, तब आपको जाके आई चेकअप कराना चाहिए। लास्ट मिथ और फैक्ट राउंड, डिम लाइट में पढ़ने से आंखें खराब हो जाती हैं। हाँ, मैं तुम्हारा आई का सराउंडिंग लाइट और तुम्हारी मोबाइल की लाइट दोनों एक लेवल पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट। अंधेरे में हो तो फोन की ब्राइटनेस कम रखो, एकदम फोन की ब्राइटनेस कम रखो और एकदम अंधेरा नहीं रखो। एटलीस्ट तुम्हारे फोन में जितनी लाइट है इतनी तो एम्बियंट लाइट भी रखो। इसीलिए रात को एकदम अंधेरे में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो सच्ची बहुत आँख को स्ट्रेस देता है। नाइट मोड भी स्ट्रेस देती है। ऐसा नहीं कि मैं नाइट मोड में पढ़ रहा था रात को बहुत देर तक, या तो रात को बहुत देर तक नाइट मोड में कुछ करा, तो वो नहीं। तुम येलो लाइट चला के बैठोगे उसमें तो भी तुमको दिक्कत होगी। और कोई भी चीज लाइट पे जैसे तुम रात को पढ़ रहे हो और सामने से कोई फोकस आ रहा है, तो स्क्रीन पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, वो भी आई पे स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे ये मैंने यूज किया, इस पे ये रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो दिस इज नॉट गुड फॉर माय आईज, राइट। तो यूनिफॉर्म लाइट होना चाहिए सभी जगह पे। चश्मा लगाने से आंखें कमजोर हो जाती? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है चश्मा लगाने से। चश्मा यानी क्या कि हमारी आंख में एक जो रेज आ रहे हैं वो आइदर रेटिना पे फोकस हो रहे हैं तो आपको चश्मे नहीं है, या फिर वो आगे फोकस हो रहे हैं या तो पीछे फोकस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चश्मा क्या करता है कि वो इस तरह से नंबर हम लोग आगे देते हैं कि वो फोकसिंग रेटिना पे हो। तो चश्मा लगाने से आपको क्लियर दिखता है, उससे नंबर बढ़ता नहीं है। अब यूजुअली सब लोगों को कैसा होता है कि है ना, पहले वो लोग कम देखते होते हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा विजन कम है, वो चलाते रहते हैं। जब एक बार चश्मा लगाते हैं तब उनको पता चलता है कि इतना अच्छा 4K वर्ल्ड दिखता है। 4K वर्ल्ड दिखता है। फिर उनको थोड़ा सा भी कम होता है ना, अब जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी जैसे नंबर तो बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, यदि आपने केयर नहीं किया तो वो जो नंबर बढ़ते तो उनको लगता है कि मेरे चश्मा लगाने से ये नंबर बढ़े। पहले तो आप बहुत ही बुरा देख रहे थे, अब आपको थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है तो पता चल रहा है। सो दिस इज अवेयरनेस विच यू आर क्रिएटिंग एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि वो चश्मा लगाने से बड़ा। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आई रबिंग हार्मलेस होती है? आई रबिंग क्यों करते हैं हम लोग? दो चीज की वजह से। एक तो कोई एलर्जी होती है, जैसे बच्चे में बहुत बच्चे ना बहुत सारी चीजों से एलर्जिक होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो चीज के साथ वो अडेप्ट होते जाते हैं और एलर्जी कम हो जाती है। लेकिन काफी बच्चों में पॉलन की, खाने की कोई चीज की, मिट्टी की, धूल की, यानी बहुत सारी चीज की एलर्जी होती है। और जब एलर्जी आंख के अंदर होती है ना, तो क्या होता है कि उनको अंदर आंख के अंदर कुछ चुभता है और बार बार वो लोग रब करते हैं। कईयों को यहाँ पे भी खुजली होती है। हाँ, तो ऐसे लंबे टाइम तक वो जब खुजाते हैं ना, तो वो जैसे मैंने बताया वो की थोड़ी कमजोर होती है। जो लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं उनमें ड्राई आई हो जाती है, और वो जो यहाँ पे जो होती है ना, वो स्क्रीन की वजह से होती है। जब वो ड्राईनेस की वजह से होती है तो वो क्या करते हैं, वो ठीक से नहीं तकलीफ होती है तो बार बार रब करते हैं। तो ये रबिंग धीरे 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 कॉर्निया को वीक करती है, तो इसका इलाज करवाना चाहिए टाइमली, आपको रब नहीं करना चाहिए। और ज्यादा ऐसा लगे तो थोड़ा टेम्परेरी, कभी अचानक से आ भी गया तो थोड़ा गर्म कपड़े का शेक करे, तो रब नहीं करना चाहिए। रब नहीं करना चाहिए। सिर्फ बड़े लोगों को ही कैटरेक्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ये कैटरेक्ट है ना एज रिलेटेड होता है, हम्म। तो बड़े लोगों में जैसे जैसे उम्र होती है तो कैटरेक्ट आने के चांसेस होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से कैटरेक्ट आ सकता है। जैसे बच्चों में कंजेनाइटल कैटरेक्ट आता है, बच्चों में जेनेटिकली ऐसा या तो फिर जब वो मदर के पेट में होते हैं तभी उनके में ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से उनको अर्ली कैटरेक्ट आने के चांसेस रहता है, तो उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। थोड़े लोगों को डेवलपमेंटल होते हैं कि जैसे बचपन में नहीं होते लेकिन जल्दी आते हैं, उनकी फैमिली में रन होते हैं कि उनकी फैमिली में सबको 30 40 20 की उम्र में कैटरेक्ट आ गया होता है और वो लोग कैटरेक्ट करवाते हैं। थोड़े कैटरेक्ट दूसरे जैसे कभी चोट लग गई तो उसकी वजह से भी मोतियाबिंद जल्दी आता है, तो किस तरह की चोट लगी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो भी एक बड़ा कारण है कि कैटरेक्ट आ जाता है। तो उनमें यंग एज में भी हम लोग कैटरेक्ट करने की इसका जरूरत ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन होता है? हाँ, कैटरेक्ट का और कोई ट्रीटमेंट नहीं, कैटरेक्ट का एक ही ट्रीटमेंट है जो ऑपरेशन करके कैटरेक्ट निकालते हैं, उस जगह पे नया आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। होम रेमेडी कुछ नहीं होती इसकी? होम रेमेडी कुछ नहीं होती, कैटरेक्ट की कोई होम रेमेडी नहीं होती। उसमें होता क्या, उनको कैसा दिखने लगता है? कैटरेक्ट के भी जैसे वो स्टेजेस होते हैं, जैसे आज ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, वो क्लियर है तो यू विल सी एवरीथिंग थ्रू आउट, फिर धीरे धीरे वो ग्लास थोड़ा सा है ना हल्का 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 धुंधला पड़ता जाता है, तो हमें जो दिखता है वो थोड़ा धुंधलापन दिखता है। जो जितनी लाइट में पहले तुम देखते थे अब तुम्हें थोड़ी ज्यादा लाइट बढ़ानी पड़ती है। अच्छा। जैसे तुम पहले रात को भी अंधेरे में भी अच्छा देख सकते थे, लेकिन अब तुमको लगता है कि मुझे इतने अंधेरे में पढ़ाई नहीं जाता, थोड़ा और लाइट रखना पड़ता है। सामने से जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने से जो उनके लाइट आते हैं ना वो सारे ऐसे फैले फैले से दिखते हैं, अच्छा। तो ग्लेयर दिखता है ज्यादा, तो वो भी एक कैटरेक्ट की निशानी है। तो और कम दिखना जो है, आदमी पहचान नहीं पाते, तो आदमी नहीं पहचान पाता। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैटरेक्ट। बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक वेट करते रहते हैं तो फिर उनको बहुत धुंधला दिख जाता है, बहुत यानी पूरी आंख उनकी वाइट ऑलमोस्ट हो जाती वो है। बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में जब होता है तब उनकी वाइट हो जाती है। बहुत पहले ऐसे स्टेज तक जाते थे, अब तो अब है ना इतने एडवांस कैटरेक्ट हो गए हैं कि इतना सफर करने की जरूरत नहीं है, थोड़े प्रॉब्लम्स लगे तो कैटरेक्ट करवा लेना चाहिए। आंख का फड़फड़ाना डेंजरस होता है? आंख का फड़फड़ाना उसका डेंजरस रीजन क्या होता है, फड़फड़ाती क्यों आंख? देखो नॉर्मली भी हम लोग आंख फड़फड़ाते हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली अपनी आंख 1 मिनट में 13 से 18 बार ब्लिंक होनी चाहिए, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, इतना होना चाहिए, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़े लोगों को क्या होता है कि ड्राई आई जैसा कॉमन, कि वो लोग है ना आंख में है ना तो आंसू कम पड़ते हैं, तो वो थोड़ा ठीक से दिखता नहीं, तो वो बार बार ऐसे ऐसे करके उसको ठीक से देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक नर्व का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे जो नर्व सप्लाई करती है अपने लीड्स को, उसमें इरिटेशन हो जाता है, तो वो कंटिन्यूस अपनी आंख है ना इस तरह से यूं 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 हिलनी चालू हो जाती। ये एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है, और उसके लिए फिर वो नर्व का यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास इंजेक्शन डलवाने पड़ते हैं जिसको इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो जाती है। सो काफी अलग अलग वजह होती हैं किस वजह से आंखें फड़फड़ाती हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो नॉर्मली होती है वो नॉर्मली होती है वो सिर्फ ड्राई आई की वजह से होती है, सिर्फ ड्राई आई की वजह से होती है, वो हार्मफुल नहीं होती। उसके लिए ट्रीटमेंट कराओ, ड्रॉप्स डालो अच्छे से, और वो क्यों ड्राई आई नहीं आंखें फड़फड़ा रही हैं वो तो कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल कभी कभी अचानक से जो होता है दैट इज जस्ट, मैंने बोला नर्व ट्विचिंग होती है, वो अपने आप ही सेल्फ कंट्रोलिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, उसके लिए कुछ नहीं करना। ये जो फ्लोटर्स नजर आते हैं वो क्या होते हैं? जैसे आसमान को देखोगे तो वैसे तैरता हुआ दिखेगा कुछ। दे आर नोन एज विट्रस फ्लोटर्स। एक्चुअली मैं मॉडल नहीं लेकर आई। क्या होता है कि आई है ना, हम लोग को सिर्फ यहाँ से इतना दिखता है, इतना है नहीं, आई इज लाइक अ ग्लोब, और इतना अंदर पीछे की तरफ होता है। रेटिना पीछे होता है, आगे अपना लेंस होता है, और बीच में एक कैविटी होती है जिसको विट्रस बोलते हैं। तो विट्रस कैविटी में कभी कभी थोड़े है ना सेल्स आ जाते हैं, तो वो सेल्स अप एंड डाउन होते दिखते हैं। अब ये कभी कभी इंडिकेशंस भी होते हैं कि रेटिना में बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आंख में खून आता है तो फ्लोटर्स दिखते हैं, आंख के अंदर कोई छेद हो जाता है तो फ्लोटर्स दिखते हैं, आंख के अंदर पर्दा हिल जाता है तो फ्लोटर्स दिखते हैं। तो जब भी तुम्हें फ्लोटर्स यानी
ऐसा लगे कि मुझे बहुत सारे सालों से दिखता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज मेरे को लगे कि नहीं, मुझे आज से ये फ्लोटर्स दिखना शुरू हुआ है। सो इट्स लाइक अ यू तुम्हें है ना जल्दी से जल्दी रेटिनल सर्जन के पास जाना चाहिए, एक बार डायलेट करके पूरा रेटिना दिखाना चाहिए। क्योंकि यदि रेटिना में छेद है और तुमने टाइमली उसको लेज़र कर लिया तो तुम एक बड़े रेटिनल डिटैचमेंट से बच सकते हो, एक बड़ी सर्जरी से बच सकते हो। उसमें कभी-कभी यानी आँख में विज़न में भी प्रॉब्लम होता है। और आँख के अंदर यदि खून आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, कौन-सी जगह से खून आ रहा है, कोई नस बंद हुई है, कोई छेद हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये फ्लोटर बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, उसे कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से विज़न लॉस हो सकता है? विज़न लॉस नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस होता है, जैसे विज़न स्ट्रेस बोल सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने इतना डिस्कस किया कि ये रेडनेस होती है, वाटरिंग होती है, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, लॉस नहीं हो जाता विज़न। बहुत ज़्यादा तुम करते हो तो आँख के आसपास एकदम ज़ोर से हेडेक होना चालू हो जाता है, आई स्ट्रेस हो ब्लाइंडनेस जाते नहीं हैं, हो सकती लेकिन उससे। ब्लाइंडनेस नहीं होती है। ओके मैम, कोई लास्ट टिप जो आप देना चाहो कि आँखों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, टिप यानी कि एडवाइस? मेरी तो एडवाइस ये है कि देखो, कंसंट्रेटेड ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, इससे थोड़ा स्क्रीन टाइम कम होगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आई का ग्रोथ अच्छा रहेगा, विटामिन D3 मिलेगा। और सेकेंडली फॉलो अप रेगुलर चेकअप्स, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि फर्स्ट टाइम जब नंबर आता है तब 20 इयर्स पे, 40 इयर्स पे, 60 इयर्स पे गो एंड डू गेट अ प्रॉपर आई चेकअप डन। थर्ड, जब नंबर आता है तो उसको निग्लेक्ट मत करिए, कहीं से भी ऐसे ही नंबर निकलवा के, स्पेशली बच्चों में, जस्ट ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे चलो रास्ते में दुकान थी मैंने करवा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ आई ग्लासेस स्पेशली इन चिल्ड्रन इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अच्छे से चेकअप करके नंबर ठीक से निकलवा के ठीक से पहनाइए, तो ही वो उसका डेवलपमेंट भी ठीक रहेगा। थर्ड, आपके जो भी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, एनीमिया हो गया, किडनी डिजीज हो गई, उन सब का आँख पे इफेक्ट आता है। तो आप उसको कंट्रोल में रखेंगे तो आई भी अच्छी रहेगी। स्टॉप स्मोकिंग, अल्कोहल कंट्रोल में, और डिजिटल आई स्क्रीन से बचिए। कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रॉब्लम है आई में तो निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि आई का कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे से प्रॉब्लम्स अब हमें लगता है, जैसे आपने फ्लूटर्स के बारे में बताया, हमें लगता है कि तो नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों को दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कभी-कभी बहुत डेडली हो, यानी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यदि आपने टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कराया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो आई जो आपको दिखाती है तो उसको निग्लेक्ट मत करिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। एक बार अच्छे से आई चेकअप, और आई चेकअप यानी ऐसा नहीं कि मैं हड़बड़ी में गया, मैंने उसको बोला नहीं तू मुझे देख के दे दे, ऐसा नहीं। टेक अ टाइम, जाके 1 डेढ़ घंटे तक अच्छे से बैठ के डायलेट करवा के पूरा ट्रीटमेंट पूरा आप दिखा के फिर आप तसल्ली से ट्रीटमेंट कराइए। सो आई एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने शरीर में, क्योंकि अपने ब्रेन का 60% ऑफ द ब्रेन इज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द विजन। इतना इम्पोर्टेंट है अपना विजन। विजन इज इम्पोर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ, यानी चलने के लिए, सुनने के लिए, ये सब के लिए विजन के साथ यदि हम कोई फूड भी देखते हैं तो स्मेल के साथ विजन भी इम्पोर्टेंट है। तो विजन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको केयर करिए, उसको निग्लेक्ट मत करिए। बस यही मेरी एक फोन गुजारिश। जनरली कितनी दूर से देखना चाहिए? रीडिंग्स डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर से देखना चाहिए। जो आपका, ये नहीं, वो फोन भी है ना, ये नहीं, फोन यूज करने से क्या होता है कि हम लोग कोई भी पोजीशन में किसी भी तरह से फोन यूज करते हैं, कहीं पे भी सो के, कहीं पे भी उठ के, क्योंकि इतने सो हैंडी के वो कुछ ज्यादा ही हैंडीली हम लोग उसको यूज करते हैं। तो फिक्स इट, अच्छे से उसको यूज करना है तो डिस्टेंस फिक्स रखिए, उसका लेवल फिक्स रखिए, उसको स्टेडी रखिए, हाथ में इधर उधर पूरा, अच्छा, उससे भी इशू होगा आंखों में? उससे भी इशू होगा आंखों में। ओह। तो अच्छे से यूज करिए, बहुत अच्छा गैजेट है। एक तो कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए फोन की लाइट में और पीछे की लाइट में, कॉन्ट्रास्ट और नहीं होना चाहिए, आई लेवल ठीक होना चाहिए, कैसे भी करके। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख के लिए, तुम ऐसे पकड़ के यूं यूं करोगे तो तुम्हारा नेक पे स्ट्रेस आएगा, तुम्हारे हैंड पे स्ट्रेस आएगा। ये सब छोटे छोटे डेलिकेट मसल्स हैं, उसको हम लोग अननेसेसरीली
आगे जाके बहुत सारी ये उंगली पे लाइफस्टाइल सबके ये ऐसी हो गई है। आगे जाके इतने सारे लाइफस्टाइल्स प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इसकी वजह से, क्योंकि किसी भी पोजीशन में हम लोग बैठ के मोबाइल देखते, किसी भी पोजीशन में। तो आई थिंक बैठने का तरीका, सोने का तरीका, तुम्हारा स्पाइन एकदम अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए। ये पास सब से चीजें देखने में भी खराब हो गया। पास से देखने में भी स्ट्रेस पड़ेगा, खराब इन द सेंस कि तुम ये तुम्हारा नॉर्मल डिस्टेंस है, तुम जितना पास लेके जाओगे इतना आई को Stress और बढ़ता ज्यादा जाएगा। स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और काफी लोगों को नंबर होते हैं, तो हम्म। वो लोग क्या करते हैं, इतने दूर तक देखते हैं तो उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए पास में रखते हैं, तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस और बढ़ जाता है। तो आप उसको करेक्ट करवाइए कि किस वजह से आपको पास से देखना पड़ता है, नहीं कि उसको पास में लाइए। तो ये है छोटे छोटे, आई थिंक बहुत आईज बहुत डेलिकेट होती है, और डेलिकेटली यूज करिए।